नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो लगातार भारतीय राजनीति में उभर रहे हैं और जनमानस को मथ रहे हैं। मंच सज चुका है, सेनाएं तैयार हैं, युद्ध की तैयारी है, युद्ध मतलब चुनावी युद्ध, और इसकी पहली परीक्षा का होगी नवंबर-दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में। इन्हीं चुनावों को लेकर के जिस तरह से चेहरे बनाम सामूहिक नेतृत्व और महिला आरक्षण बनाम जातीय जनगणना के मुद्दे सामने आ रहे हैं, इनकी पहली परीक्षा इन्हीं विधानसभा चुनावों में होने वाली है। हालांकि लोकसभा के चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने हैं, लेकिन बिसात अभी से पिछली शुरू हो गई है। इसी साल नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा के चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस की जब बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भाजपा यानी एनडीए के मुकाबले अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस ने ऐसी तैयारी शुरू कर दी है कि मानो ये चुनाव लोकसभा के चुनाव हों। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा की जगह सीधे लोकसभा के ही चुनाव हो रहे हैं। जिस तरह का प्रचार, जिस तरह के भाषण, जिस तरह की तैयारी दोनों तरफ से हो रही है, और मीडिया में भी लगभग वैसी ही हलचल है। मीडिया भी इन चुनावों को लोकसभा चुनावों की तरह कवर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे मुद्दे, सारी बहस, सब कुछ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की बाढ़ आ गई है और दलों की रणनीति भी उसी हिसाब से लगातार बदलती जा रही है। आमतौर पर ज़्यादातर चुनावों में एक बड़ा चेहरा उतार कर कांग्रेस से उसके मुकाबले का चेहरा पूछने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि कांग्रेस तीनों राज्यों में कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के मुकाबले में भूपेश बघेल के को लेकर के भाजपा के खिलाफ मैदान में आएगी और उससे पूछेगी कि उसके चेहरे कौन से हैं। इसी बीच बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी करके राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है। बिहार सरकार के इस कदम से जाति जनगणना कराने का दबाव केंद्र सरकार पर बढ़ गया है, और न सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग शुरू हो गई है, और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाना भी शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव आदि नेता अपने पिछड़े कार्ड के साथ मैदान में उतर आए हैं। भाजपा अगर हिंदुत्व और महिला आरक्षण कानून को मुद्दा बना रही है, उसे अपने पक्ष में एक बड़ा दांव मान रही है, तो विपक्ष जाति जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे को हवा दे रहा है। विपक्ष के इस दांव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हिंदुओं को बांटने और जात पात की जगह गरीब को उसका हक देने का मुद्दा उठा दिया है। छत्तीसगढ़ की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जिसकी जितनी आबादी उसका उतना ही हक है, तो फिर यही बात अगर करनी है तो सबसे ज़्यादा आबादी तो हिंदुओं की है, तो सबसे ज़्यादा हक उन्हें मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हिस्सा मारना चाहती है? कांग्रेस इसका जवाब दे। अब देखना यह है कि कौन सा मुद्दा, हिंदुत्व का और महिला आरक्षण का, या जाति जनगणना के आंकड़े जारी करना और ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण में, ये मुद्दा, इनके बीच में जो लड़ाई है उसमें कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा, जनता किसे स्वीकार करेगी, इसकी पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही होगी। अब बात करते हैं एक एक राज्य की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। एक तरफ आपको याद होगा कि कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची सबसे पहले जारी कर दी थी, आधी सूची, और भाजपा की सूची चुनाव घोषित होने के बाद बड़े लंबे समय तक, आखिर तक आते आते कई चरणों में आई थी। उसके उलट भाजपा ने इस बार आनन फानन में जिस तेजी के साथ मध्य प्रदेश में 70 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की 3 सूचियां जारी कर दी हैं, और छत्तीसगढ़ में भी उसकी पहली सूची सामने आ गई है। वहीं कांग्रेस अभी तक माथापच्ची करने में जुटी हुई है, अभी तक उसकी एक भी सूची सामने नहीं आई है।
तो कहीं ना कहीं लगता है इस बार भाजपा कोशिश ये कर रही है कि पहले अपने उम्मीदवारों को टिकट दे करके उनके नाम घोषित करके कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में ला दे। भाजपा ने न सिर्फ जल्दी सूची जारी करके बल्कि अपनी दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों, 7 सांसदों और 1 राष्ट्रीय महासचिव समेत 8 सीटों पर जिस तरह बड़े नेताओं को उतार कर सबको चौंका दिया है, उसे लेकर अलग अलग राय है। अब ये मंत्री कौन है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। इसके अलावा महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय। अब इसे लेकर के एक राय यह है कि मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, इसलिए उसने उन सीटों पर जो उसकी सबसे कमज़ोर सीटें हैं अपने दिग्गज उतार कर उनको जीतने की रणनीति बनाई है। क्योंकि पिछली बार भाजपा सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस से कम थी। कांग्रेस की 114 सीटें थी, भाजपा की 109 सीटें थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार वो एक एक सीट अपनी खो दे, वो एक एक सीट जीतना चाहती है। दूसरी राय ये है कि भाजपा ने ये कदम घबरा कर अपने बचाव में उतारा है कि जिससे सामने वाले पर दबाव बनेगा और लड़ाई में जो घबराता है उसका नुकसान होता है। एक अन्य राय है कि ऐसा करके भाजपा ने मध्य प्रदेश की जनता को संदेश दिया है कि पार्टी इस बार वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के बिना सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और अगर सरकार बनी तो कोई अन्य मुख्यमंत्री हो सकता है और नहीं बनी तो एक नया नेतृत्व पैदा किया होगा राज्य में। इसीलिए मुख्यमंत्री पद के 3 बड़े दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारकर उनके क्षेत्र की जनता और समर्थकों को ये संदेश दिया है कि उनका नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इनसे इतर एक राय यह भी है कि पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को चुनाव मैदान में उतारकर उनकी हैसियत का इम्तिहान भी लिया है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे आने के लिए उन्हें ये चुनावी अग्नि परीक्षा देनी होगी। भाजपा की रणनीति कितनी कामयाब होगी इसे लेकर भी राय बटी हुई है। कुछ विश्लेषक इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, जबकि इसके उलट कुछ इसे डिजास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं। इस रणनीति के समर्थकों का कहना है कि दिग्गजों को मैदान में उतारकर भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व की बात को यथार्थ में बदल दिया है। इससे शिवराज सिंह को लेकर पिछले 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी लोगों में जो अरुचि पैदा हुई है उससे निपटने में मदद मिलेगी और साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा का नया नेतृत्व भी विकसित हो सकेगा। फिर शिवराज की जगह मोदी का चेहरा सामने रहने से पार्टी को चुनावी फायदे की ज्यादा उम्मीद लगती है। लेकिन इस रणनीति को डिजास्टर स्ट्रोक बताने वाले कहते हैं कि इससे एक तरफ तो भाजपा की निराशा और हताशा सामने आ गई है, तो दूसरी तरफ जो बड़े नेता घूम घूम कर पार्टी उम्मीदवारों की जीत का रास्ता आसान कर सकते थे, उन्हें खुद अपने चुनाव में फंसाकर पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया है। दूसरे इन सीटों पर जहां दिग्गजों को उतारा गया है, वहां जो स्थानीय नेता टिकट के दावेदार थे, उनके विरोध और असंतोष का सामना भी इन दिग्गजों को करना पड़ सकता है। फिर शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 15 साल से ज्यादा वक्त तक राज्य पर शासन किया है, लगभग 18 वर्ष, उन्होंने अपना एक निजी जनाधार वर्ग भी तैयार किया है। सामूहिक नेतृत्व के नाम पर शिवराज की अनदेखी इस समूह को नाराज कर सकती है, जिसका भाजपा को नुकसान हो सकता है। और जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार जनता के बीच में अपना दर्द बयान कर रहे हैं, वो भी बताता है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान महसूस कर रहे हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है। उनका नाम प्रधानमंत्री अपनी जनसभा में नहीं लेते, उनके टिकट को लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं। इसीलिए कभी तो वो लाडली बहना योजना में जाकर के कहते हैं कि मैं बहुत याद आऊँगा ये भाई जब चला जाएगा, तो कभी वो बुधनी अपने चुनाव क्षेत्र में जाके लोगों से पूछते हैं क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये कुछ संकेत हैं आने वाले चुनावी दिनों के। अब बात राजस्थान की। राजस्थान वो राज्य है जहां पिछले कई वर्षों से लगातार ये रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन कांग्रेस का दावा है इस बार रिवाज बदल जाएगा, राज नहीं बदलेगा। हालांकि भाजपा ने और न ही कांग्रेस ने राजस्थान के लिए अभी तक कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह यहां भी भाजपा अपने कुछ दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है। उनमें जो नाम चल रहे हैं उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक का नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और जयपुर राजघराने की दिया कुमारी जो सांसद हैं आदि के नाम लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है
कि यहाँ भी दिग्गजों को मैदान में उतारकर कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में लाने की रणनीति है। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का पेच फंसा है, वैसे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी भाजपा में भारी उहापोह है। शिवराज की तरह राजस्थान में भाजपा में वसुंधरा अकेली नेता है जिनकी पहचान और लोकप्रियता पूरे राजस्थान में है। कहा जाता है कि 40 से 50 सीटों पर वसुंधरा का अपना निजी असर है और उनकी अनदेखी व नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। यह दुधारी तलवार है जो दोनों तरफ मार कर सकती है। यहां भी भाजपा मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। उधर कांग्रेस जो पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की जंग से जूझ रही थी, अब फौरी तौर पर उस पर काबू पा चुकी है। चुनाव पूरी तरह अशोक गहलोत के चेहरे और नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा, बल्कि लड़ा जा रहा है। पिछले करीब 1 साल से गहलोत सरकार की लोक लुभावन योजनाओं का जमीन पर पड़ने वाले असर को कांग्रेस अपनी ताकत मान रही है और इसी आधार पर राज्य में अपनी सरकार की वापसी का दावा भी कर रही है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण भी बता रहे हैं कि 3 महीने पहले कांग्रेस भाजपा से खासी पीछे थी, अब लगभग मुकाबले पर आ गई है और भाजपा उससे थोड़ा ही आगे है। अब प्रश्न ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर भाजपा आगे नहीं करती है और सामूहिक नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो वसुंधरा राजे का निजी असर या उनके जनाधार वर्ग की नाराजगी भाजपा का कितना नुकसान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्या वसुंधरा के हाथ में कमान न होने से भाजपा का नुकसान होगा या मोदी के चेहरे पर भाजपा को फायदा होगा? इन सब सवालों का जवाब भी आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरी तरह अपनी सरकार दोबारा बनाने के लिए आश्वस्त है। भाजपा नेता भी दबी जबान से स्वीकारते हैं कि राज्य में उनकी सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन कोई स्थानीय नेतृत्व न होने के कारण बघेल को चुनौती देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबरें दक्षिणी राज्य तेलंगाना से आ रही हैं। यहां मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस, जो अब बीआरएस हो गई है, यानी भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, उसे सबसे कड़ी चुनौती कांग्रेस से मिल रही है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद तेलंगाना का माहौल बदल गया है। वहां राज्य की बीआरएस सरकार के खिलाफ जो रुझान है वो भाजपा के बजाय कांग्रेस की तरफ मुड़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अल्पसंख्यक मतदाताओं, जो टीआरएस का एक बड़ा जनाधार थे, कांग्रेस की तरफ एक मुश्त आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जब से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और सांसद कविता से पूछताछ की है, चंद्रशेखर राव ने खुद को विपक्षी खेमेबंदी से दूर कर दिया है और केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना भी लगभग बंद कर दिया है। उनके स्वर नरम हो गए हैं। इससे राज्य में बीआरएस और भाजपा के बीच अंदरूनी दोस्ती का एक संदेश तेजी से गया और बीआरएस विरोधी मतदाता भाजपा से दूर होने लगा। भाजपा ने अपने मुखर प्रदेश अध्यक्ष बंडी को बदलकर भी इस संदेह को बल दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल जब तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री से मिलने उनसे दिल्ली आए थे और वहां उन्होंने अपने को एनडीए में आने की इच्छा जताई थी और जिसको मैंने मना कर दिया। प्रधानमंत्री के इस बयान से कांग्रेस पार्टी के इस आरोप को बल मिल गया कि बीआरएस और भाजपा के बीच कोई दोस्ती है या मिलीभगत है। और तुरंत प्रधानमंत्री के बयान के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो बात मैं कहता था आज प्रधानमंत्री ने उसको मंजूर कर लिया, उसको कबूल कर लिया कि भाजपा बीआरएस जो है वो भाजपा रिश्तेदार पार्टी है। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया। चंद्रशेखर राव ने और बीआरएस ने तुरंत प्रधानमंत्री जी की बात का खंडन किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होना ऐसी गलत बात है। लेकिन बात तीर तो कमान से निकल चुका है और जब तीर निकल जाता है तो वापस लौटना संभव नहीं होता। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी लगातार राज्य में जिस तरह उन्होंने यात्राएं निकाली और उस यात्राओं के जरिए उन्होंने अपनी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा कर दिया है। इसलिए तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है या उमड़ी अभी तक, उससे भी कांग्रेस का हौसला बढ़ा है। लगातार बीआरएस और भाजपा छोड़कर जिस तरह स्थानीय नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं,
उसे लेकर भी कांग्रेसी बेहद उत्साहित हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने हाल ही में कहा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बना रही है। ये राहुल गांधी का दावा है, जबकि राजस्थान में कड़ा मुकाबला है, लेकिन वहाँ भी हमें सरकार बनने की उम्मीद है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये दावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया है। अब सच्चाई क्या है, हकीकत क्या होगी, नतीजे क्या होंगे, ये तो समय आने पर हमको पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि नवंबर दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। कड़े मुकाबले के बीच इन चुनावों का फैसला होगा और इन चुनावों के नतीजे निश्चित रूप से 2024 के लिए माहौल तैयार करेंगे। जो जीतेगा इनको उसके पक्ष में माहौल बनेगा, जो हारेगा उसका माहौल खराब हो सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कई बार नतीजे उलट भी जाते हैं और कई बार वैसे भी आते हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने तीनों राज्य जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन 2019 में इन्हीं राज्यों में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी थी। तो ये कहना कि विधानसभा चुनाव के नतीजे एकदम से लोकसभा में हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन इन चुनावों से जो माहौल बनेगा, जो भी पार्टी जीतेगी उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, मनोबल बढ़ेगा उनका और उनको दावा करने का मौका मिलेगा कि 2024 में हम जीत रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, सत्तारूढ़ एनडीए और सत्ता के लिए दावेदारी करने वाला इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच पहले जो 24 में जो मुकाबला होगा उसकी कुछ न कुछ मानगी, कुछ न कुछ संकेत नवंबर दिसंबर के में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हमको मिल सकते हैं। इंतजार कीजिए, जल्दी ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुरुक्षेत्र के इस कार्यक्रम में। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।